हेलो गाइस। आज आवर टॉपिक है सरफेस इंटीग्रल। इससे पहले मैंने लाइन इंटीग्रल बताया था और इसी तरीके से सरफेस इंटीग्रल और फिर इसके बाद वॉल्यूम इंटीग्रल। ये छोटे छोटे टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं हमारे मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिक फील्ड में बहुत यूज़फुल है। अगर ये टॉपिक नहीं आएंगे तो फिर मैग्नेटिज्म या इलेक्ट्रिक फील्ड या कुछ ऐसी एप्लीकेशन है, मैकेनिक्स की भी कुछ एप्लीकेशन है, वहाँ पर सॉल्व करने में फिर प्रॉब्लम होगी। डायरेक्ट आपको बताएंगे तो वो आप समझ नहीं आएगी, लेकिन अगर आप इन चीज़ों को थोड़ा सा जान लेंगे तो बहुत आपके लिए, ख़ास तौर से मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड की अगर बात करें तो इजी वे से सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि आपको पता रहेगा कि यहाँ पर कैसे ये एप्लीकेबल है। तो देखिए सरफेस इंटीग्रल, तो यहाँ शब्द से समझ में आ रहा, सरफेस सरफेस का मतलब ये होता है कि इसके टू कोऑर्डिनेट होंगे। जैसे मान लीजिए कि हम ऐसा पैरामीटर ले लें जो सिंपल एरिया बेस। हम ऐसे टॉपिक की आज बात कर रहे हैं जिसका हम एरिया बेस, लाइन इंटीग्रल क्या था, वन डायमेंशन बेस था, ये टू डायमेंशन बेस होगा। तो यहाँ पर मान लीजिए ए और बी है, यानी ये एरिया बेस पे हम स्टडी कर रहे हैं। अब ये तो मैंने बहुत ही रेक्टेंगल सिंपलेस्ट बनाया है। हम इसको चाहें तो इस तरीके से भी बना सकते हैं। कैसे? सिंपलेस्ट फॉर्म जो है, ये तो सिंपलेस्ट फॉर्म था, हम इस तरीके से भी ले सकते हैं, कोई जिग जैग टाइप का भी हो सकता है, और ये इस तरीके से, या फिर हम इस तरीके से भी कर्व, मैनी टाइप से, जितने मतलब आप पोर्शन में उसको बदल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से हम इसको कंसीडर करके आप स्टडी कर सकते हैं, छोटे छोटे पार्ट करके। और ये देखिए सब पार्ट कैसे हो गए हमारे, एरिया वाइज हो गए कि नहीं हो गए। ईच पार्ट हम एरिया में कंसीडर करेंगे, है ना। यानी ये देखिए आप जो पोर्शन देख रहे हैं, या ये पोर्शन जो ये छोटे छोटे आप पैच देख रहे हैं, ये सभी एरिया में ही इंक्लूड है, और आज हम इसकी स्टडी करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए हम बात करेंगे सरफेस इंटीग्रल मीन फ्लक्स। फिजिक्स में इसे आप दूसरे वर्ड में समझिए, फ्लक्स। फ्लक्स आप 12th क्लास में एक पढ़ चुके हैं, और जो 12th क्लास में गए हैं जाएंगे उनके लिए भी ये बात समझ लीजिए कि आप लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक इंडक्शन, और ये हमने सरफेस लिया था, और यहाँ पर ये इंटीग्रेशन, चाहे आप डबल लिखें चाहे सिंगल लिखें, यहाँ पर ऐसे। तो ये फ्लक्स से हम रिप्रेजेंट करते थे, ये मैग्नेटिक फ्लक्स होता था। और अगर हम इसी जगह पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स बी की जगह ई यूज कर दें तो फिर ये क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से जो ग्रेजुएशन में है वो 12th क्लास पढ़ चुके हैं, तो उन्होंने जो है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में पढ़ा है, ठीक है ना। तो आज हम लोग इसको जो है थोड़ा सा स्टडी करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि सरफेस इंटीग्रल है क्या, और इनको हम कौन सा फैक्टर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक फील्ड लेते हैं, और वो कैसी फील्ड है, वेक्टर फील्ड है। यहाँ देखिए सुनिए, वेक्टर फील्ड है, सबसे पहला वर्ड यूज किया मैंने, जब किसके लिए एप्लीकेबल कर रहे हैं यहाँ पर सरफेस को, वेक्टर फील्ड के लिए। जबकि सरफेस इंटीग्रल को हम 3 टाइप से लिख सकते हैं। एक आप स्केलर फील्ड के लिए यूज कर सकते हैं, एक आप किसके लिए कर सकते हैं, वेक्टर फील्ड के लिए, और यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट ले सकते हैं, और तीसरा जो है हम क्रॉस प्रोडक्ट ले सकते हैं, ठीक है ना। एक आप ये देखिए, जो यहाँ पर अगर हम डॉट लगा देंगे और ये अगर हमने ऐसे कर दिया, तो फिर ये हमारा रिजल्ट जो वी गेट, रिजल्ट्स जो मिलेंगे हमको, वो वेक्टर, ये वेक्टर ही देगा, ठीक है। इसमें जो रिजल्ट हमें मिलेगा ए डॉट, ये दोनों ही वेक्टर हैं, और डॉट प्रोडक्ट है, और ये सरफेस के लिए इंडिकेट कर रहा है, सब में सरफेस लगा दिया। तो ये जो है हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है वो कैसा है, स्केलर है। तो यू गेट
यू विल गेट स्केलर प्रोडक्ट, है ना, यानी स्केलर आपको जो रिजल्ट मिल रहा है वो स्केलर मिल रहा है। और ये जो आपको रिजल्ट मिलेगा तो वी विल गेट सॉरी यू विल गेट जो रिजल्ट होगा वो कैसा होगा, वेक्टर होगा। तो इस तरीके से आपको रिजल्ट मिलेंगे। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, लेकिन जो हमें जो हमारी फिजिक्स के लिए एप्लीकेबल है, यानी फिजिकल सिग्निफिकेंट के लिए हम यूज करेंगे, वो हमारा मेन ये है। कौन सा है, ए डॉट डी एस, यानी ये वेक्टर फील्ड है। ठीक है, तो हम इसी को लेकर स्टडी करेंगे और फिजिक्स में या फिजिकल इंटरप्रिटेशन में हम इसी का यूज करेंगे। तो ये तो मैथमेटिकली था, तो मैथमेटिकली नहीं, केवल इसको थोड़ा सा समझना था कि कैसे हम इसको यूज में लाएंगे। अगर ये मान लीजिए लाइन इंटीग्रल आ जाता है पेपर में, तो आपको ऐसे ही लिखना होगा जैसा कि हम बता रहे हैं, और उसके लिए आप एक फिगर ऐसे बना देंगे। फिगर कैसे बनाएंगे ये देख लीजिए। इसके साथ मान लीजिए यहाँ पर किसी भी शेप का ले लीजिए, कोई जरूरी नहीं। अब इसको आप क्या करिए, स्मॉल पार्ट कर दीजिए, छोटे छोटे पार्ट ले लीजिए, और पार्ट बना के इसमें जो आपको स्टडी करके बताना है वो इस तरीके से ये स्मॉल पार्ट हम ले लेते हैं। कोई एक सरफेस एरिया है, इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, और ये वेक्टर फील्ड है, ये पूरी जो है ये पूरी वेक्टर फील्ड है। ठीक है ना। अब वेक्टर फील्ड का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए ये हम कॉपी ले रहे हैं, तो इस कॉपी में देखिए क्या है, ये ऐसे है, तो ये पूरा एरिया काम कर रहा है, ये पूरा शेप कैसा एरिया है। अब इस तरीके से इसके अंदर से लाइनें निकले, कोई लाइनें यहाँ से ऐसे निकल के बाहर की ओर आए, तो जैसे मान लीजिए कि ये लाइनें बाहर निकल कर आ रही हैं, इससे अंदर एंटर करके बाहर आउटसाइड हो रहे हैं, आउटवर्ड हो रहे हैं ना, ये पूरा एरिया है। तो ये कैसा है, ओपन एरिया है। हम इसको ऐसे भी मान लीजिए टिल्ड कर देते हैं, तो ऐसे ले लेते हैं, या हम इस तरीके से भी रोटेट कर सकते हैं किसी भी एंगल से। तो अभी हम सिंपली क्या करते हैं, पूरा तो हम एक साथ स्टडी कर नहीं सकते हैं, तो उसके लिए हमने एक स्मॉल एलिमेंट लेना पड़ता है। तो आप इसके लिए कोई एक ये पैच सेलेक्ट कर लीजिए, ये एक पैच सेलेक्ट कर लीजिए, और इसमें जो ये पूरी फील्ड है, फील्ड क्या है, ए है, और ए कैसी फील्ड है, 3D के फॉर्म में, एक्स वाई जेड। ठीक है, और ये एक नॉर्मल जो है, हमने सरफेस एरिया का ये क्या ले लिया, नॉर्मल कर दिया, है ना। क्लियर है। तो आपको एग्जाम में जो है किस तरीके से करना है, ये जितना लिखा हुआ है एग्जाम में ऐसे ही लिखना है, जितना मैंने पहले बताया वो तो एक तरीके से आपको आना चाहिए कि मैथमेटिकली जो है सरफेस इंटीग्रल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं और फिजिकल इंटरप्रिटेशन में कैसे इसका यूज होता है। तो सबसे पहले देखिए क्या लिखना होगा, लेट अस ए एक्स वाई जेड, यानी कि ये जो है कोई वेक्टर फील्ड है, वी आर वेक्टर फंक्शन ऑफ अ पोजीशन, पोजीशन का ये क्या है, फंक्शन है, और कैसा है, वेक्टर फंक्शन है। एंड कंसीडर अ सरफेस एस इन दिस फील्ड, इस दिस फील्ड में एक हम सरफेस कंसीडर कर लेते हैं, और वो सरफेस ये पूरा होल सरफेस की बात कर रहे हैं, ये पूरा का पूरा हमने ले लिया। अब क्या करते हैं, किसी एक सरफेस की स्टडी करते हैं, जब डीएस लगा देते हैं तो इसका मतलब है कि एक तरीके से वेरी स्मॉल है ना, और वेरी स्मॉल एरिया टेंस टू जीरो, जीरो नहीं टेंस टू जीरो, यानी अप्रोचिंग जो है जीरो की तरफ करे पर जीरो ना हो, तो इसके लिए हम डीएस लगा लेते हैं। तो सरफेस इंटीग्रल इज डबल इंटीग्रेशन बनाएंगे, और ए डॉट डी एस, ये क्या है, वेक्टर फील्ड है, और डी एस क्या है इसका, जो आपने एरिया सेलेक्ट किया, और इसको आप स्केलर फॉर्म में जब लिखेंगे मैग्नीट्यूड के फॉर्म में, तो ए डी एस कॉस थीटा, क्योंकि इन दोनों के बीच में एंगल थीटा होता है। क्योंकि आप जानते हैं अच्छे से दो वेक्टरों का डॉट प्रोडक्ट जो होता है ए बी कॉस थीटा, ये आप लोगों ने 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि ए बी क्या हो जाता है, ए बी कॉस थीटा। क्लियर है। अब देखिए यहां पर हमने जो ये ए लिखा है, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी ये वेक्टर फील्ड है इज ए, ये इसका मैग्नीट्यूड है ए, और एस का मैग्नीट्यूड क्या है, देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ डी एस एंड यूनिट वेक्टर डी एस, यानी वेक्टर एरिया एलिमेंट
और यहां पर हमने एन लिखा है यूनिट वेक्टर इज आउटवर्ड डायरेक्शन नॉर्मल। यहां पे अब इसको समझिए, जैसे मान लीजिए मैग्नेटिक ये हाथ, ये देखिए अगर मान लीजिए एरिया ऐसे है और कोई इस तरीके से कंसीडर कर रहे हैं, ये मतलब ये है जैसे कॉपी, आपने ये ऐसे ये लाइन ली, मतलब एक तरीके से ये लिया और ये लिया, ये और ये एरिया तो बनेगा। ये पूरा देखिए इनक्लोज में क्या जा रहा है, एरिया है, ठीक है ना। अब अगर मान लीजिए कोई मान लीजिए इस तरीके से एरिया कंसीडर कर रहे हैं आप, तो इसमें देखिए अगर आपने ये देखिए कैसे चला रहे हैं हम, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। अगर हमारा हैंड ऐसे मूव कर रहा है इस तरीके से, इस तरीके से, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, इस साइड हो गया। और अगर मान लीजिए आपने ऐसे एरिया कंसीडर किया है इस तरीके से, तो देखिए ये आपके आउटवर्ड हो गया, तो दोनों में ही आउटवर्ड होगा, क्लियर है। तो इस तरीके से हम इसका एरिया मेजरमेंट में डायरेक्शन यूज करते हैं। वही यहां पर लिखा है एन इज आउटवर्ड ड्रॉन नॉर्मल, ठीक है ना। अब देखिए डिफिनेशन क्या बनती है इसके अकॉर्डिंग, इसके अकॉर्डिंग डिफिनेशन क्या बनेगी, तो देखिए सरफेस इंटीग्रल ऑफ अ वेक्टर फील्ड ए ओवर द सरफेस एस इज द इंटीग्रल ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए का कंपोनेंट अलोंग द नॉर्मल टू द सरफेस। तो ये इसकी डिफिनेशन बनती है। और ये तो मैंने, और ये आप डायग्राम बना दीजिए, है ना। आप देखिए इसको कैसे हम ड्राइव करते हैं ये हम बता रहे हैं आपको। तो सपोज करिए ये बहुत सारे पार्ट हैं, हमने ये मैनी पैच बने हुए हैं, इस पैच का एरिया क्या है, डेल्टा S1। इस पैच का एरिया कितना है, डेल्टा S2। इस पैच का एरिया कितना है, डेल्टा SI। और इस पैच का एरिया कितना है, डेल्टा, टोटल हमने कितने नंबर ऑफ पार्ट किए, तो SN, यानी टोटल हमने नंबर ऑफ पार्ट कितने के, N किए। अब इसका देखिए इसके करस्पॉन्डिंग, इसके इस एरिया के करस्पॉन्डिंग फील्ड कितनी होगी, वेक्टर A1 होगी। इसके करस्पॉन्डिंग फील्ड कितनी होगी, A2 हो जाएगी। इसके करस्पॉन्डिंग फील्ड कितनी हो जाएगी, AI हो जाएगी। और इसके करस्पॉन्डिंग फील्ड कितनी हो जाएगी, AN हो जाएगी, क्लियर है। तो ये हमने यहाँ पर क्या कर सकते हैं, जब इसका ड्राइव करेंगे तो ड्राइव में आप ये बताएंगे कि इसके जो हमने ये जो टोटल होल जो एरिया ले रखा है, इसको छोटे छोटे पीस में कन्वर्ट कर लिया, और ये पीस यानी पर जो ये पैच दिया हुआ है इसका एरिया S1, S2, S3, S4 है। और उसी तरीके से इनके करस्पॉन्डिंग एरिया के करस्पॉन्डिंग जो फील्ड होगी वो A1, A2, A3 होगी। तो इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा। तो सबसे पहले इसके नीचे एक लैंग्वेज लिख लेते हैं कि इसका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा। तो ड्राइव करेंगे जब आप, तो इसको ऐसे लिख लेंगे, लेट अस, यहां पर ये थोड़ा सा हम रब किए दे रहे हैं और इसको थोड़ा सा छोटा बना दे रहे हैं जेड। तो लेट अस डिवाइडेड द entire surface S। इस पूरे हम सरफेस को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, किसमें, स्मॉल पीसेस में, है ना। वो स्मॉल पीसेस क्या होंगे, इनटू n। तो n पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया। तो n पार्ट या n नंबर ऑफ स्मॉल एलिमेंट ले लीजिए, ठीक है ना, ओके। और वो स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू क्या होगी, वो होगी स्मॉल एलिमेंट की वैल्यू डेल्टा S1, डेल्टा S2, डेल्टा SI, और लास्ट में हम लिख सकते हैं डेल्टा SN। ये हमने ऐसे लिख दिया। अब इसके करस्पॉन्डिंग एंड
and corresponding वेक्टर फील्ड, चूंकि हमने वेक्टर फील्ड ले रखी है ना, यहाँ ए वेक्टर फील्ड है इसकी, ए और S2 की वेक्टर फील्ड कितनी है, A2 है। तो वेक्टर फील्ड क्या हो जाएगी, A1 A2 AI और लास्ट में क्या हो जाएगी AN, ठीक है ना। तो ये जो है इसकी क्या निकल कर आ जाएंगे, करस्पॉन्डिंग फील्ड निकल कर आ जाएगी, क्लियर है ना। जो भी हम एरिया लेंगे उसी का करस्पॉन्डिंग क्या हो जाएगी, फील्ड बनती चली जाएगी। भाई बहुत सारे पार्ट हैं, देखिए इसमें हम एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं कि कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं, है ना। कुछ एग्जाम्पल हम एक पेपर लेते हैं और उस पेपर में हम बताते हैं कि हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे, हैं पोर्शन क्यों करने की हमें जरूरत पड़ी। ये पेपर है, हम फील्ड जब इस तरीके से निकालेंगे, इस पूरे को निकालेंगे, सीधा सीधा पोर्शन है और ये ऐसे रखा हुआ है और फील्ड इस डायरेक्शन में ऐसे हो रही है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से फ्लो हो रही है या वाटर फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। इस जगह से वाटर फ्लो हो रहा है और इसमें ये क्या है, छोटे छोटे पार्ट हैं, क्लियर है। तो इसके लिए आप फार्मूला क्या यूज कर लेंगे, सीधे सीधे अगर वाटर फ्लो के तो वेलोसिटी और एरिया ले लेंगे, एरिया ऐसे निकाल लेंगे। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ले रहे हैं तो S यूज कर लेंगे, S का एरिया है। और अगर मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं यानी मैग्नेटिक इंडक्शन और S क्या है यहाँ पर, एरिया है। तो इस तरीके से निकाल लेंगे, सिंपल है। लेकिन अगर ये टिल्ड हो जाता है इस तरीके से कोई एंगल बना लेता है, तब हम उस जगह पर इन्हीं सब में क्या हो जाता है, एंगल हो जाएंगे। VS cos थीटा, VS cos थीटा, और ये सॉरी ES cos थीटा और VS cos थीटा। तो देखो VS cos थीटा है, ES cos थीटा है और VS cos थीटा। अब देखिए इसमें हमने क्या किया, एक पोर्शन ऐसे कर दिया, दो पार्ट कर दिए। एक पोर्शन हमने ऐसे किया, देखिए ये सीधा है ऐसे, तो जब ये सीधा और ये कैसा है, मुड़ा हुआ है, ये मुड़ा हुआ है कि नहीं। अब मुड़े हुए पोर्शन के लिए हम दो पार्ट में करेंगे। एक तो मान लो हमने B लिया और S लिया, किसके लिए, फ्लैट पोर्शन के लिए, फ्लैट पोर्शन, ये फ्लैट पोर्शन है तो इसके लिए। और ये वाला जो पोर्शन है मुड़ा हुआ है तो इसके लिए हम लिख देंगे BS cos थीटा यूज करेंगे, ठीक है ना। अब अगर हमने कोई मान लीजिए बहुत सारे पार्ट कर दिए, मैनी पार्ट कर दिए इस तरीके से, अब जितना प्लेन हमको मिलेगा, स्मॉल से स्मॉल प्लेन जितना हमें मिलता चला जाएगा, उस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, मैनी टाइप से कंसीडर करते चले जाएंगे, यानी सॉल्व करते चले। अब मान लो हमने इसको ऐसे मोड़ दिया, ऐसे इस तरीके से, तो जो स्मॉल पोर्शन इनके बने हुए हैं, जितने छोटे छोटे एरियाज बनेंगे, जो एरिया होंगे छोटे छोटे, और उसके करस्पॉन्डिंग जो फील्ड होगी, अरे आप फील्ड की भी बात समझिए, हर पोर्शन के लिए फील्ड अलग अलग होगी क्या सेम होगी। तो ये डिपेंड करता है कि हमारी फील्ड यूनिफॉर्म है सभी के लिए या डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए फील्ड डिफरेंट डिफरेंट है। तो हमारे लिए सबसे इजी ये हो जाएगा, हम मान लेते हैं डिफरेंट डिफरेंट एरिया के लिए फील्ड डिफरेंट डिफरेंट है। अब उससे हमें सॉल्विंग करने में इजी हो जाएगा, क्योंकि अब अगर हम यूनिफॉर्म मान लेंगे तो कहीं यूनिफॉर्म हो सकती, कहीं नहीं हो सकती, लेकिन हमने डिफरेंट मान लिया और उसके एरिया के करस्पॉन्डिंग मान लिया तो हमारे लिए इजी हो जाएगा, है ना। तो इस तरीके से हम इनको मैनी टाइप वे से लिख सकते हैं, क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं इसके। तो अब जब हमने इसको डिवाइड कर दिया तो द स्केलर प्रोडक्ट, तो अब इसका स्केलर प्रोडक्ट क्या आ जाएगा, स्केलर प्रोडक्ट ऑफ, किसका स्केलर प्रोडक्ट है, ए एंड डेल्टा एस का ये प्रोडक्ट है ना। तो विल वी गेट रिजल्ट, हमें क्या मिलेगा यहाँ पर, जो रिजल्ट मिलेगा वो अगर हम इस एरिया की बात करें, केवल इतने एरिया की, तो इस एरिया के लिए क्या हो जाएगा, ए वेक्टर फील्ड है डॉट 1 और डेल्टा S1, क्लियर। हम दूसरे पोर्शन के लिए यानी ये सेकंड पैच की बात कर रहे हैं, तो सेकंड पैच के लिए क्या हो जाएगा, ए
टू डेल्टा S2 और यहाँ डॉट रहेगा और ये वेक्टर फील्ड हो जाएगी। क्लियर। अब तीसरे के लिए इसी तरीके से हम क्या ले लें, AI डॉट डेल्टा SI के लिए यूज कर लें और फिर हम क्या कर लें, प्लस AN हमने कितने नंबर में डिवाइड किया, नंबर n में डिवाइड किया था। यानी ये जो हमने पूरा पैच, ये सारा पूरा का पूरा जो हमको दिया हुआ है, होल या इंटायर कह लीजिए, इन सब के लिए हमने नंबर ऑफ कितने लिए थे, n पार्ट कर लिए थे। तो AN डॉट डेल्टा S n ये आ जाएगा। क्लियर। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, समेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। I इक्वल टू 1 समेशन n, कितने पोर्शन किए हमने, n पोर्शन किए, AI डॉट डेल्टा SI और ये वेक्टर फॉर्म में लिख दिया। क्लियर है। तो ये यहां पर क्या था, ये वो नंबर थे जो काउंटेबल थे, ये ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर आती है मेन सरफेस इंटीग्रल का यूज। क्या है कि जो A है, पहले हम एरिया डिपेंडेंट है ना ये, तो एरिया काउंटेबल है। हमने कहा नंबर ऑफ पार्ट कितने हैं, n है, n एलिमेंट लिए, यानी ये पैच कितने हैं, n है, यानी n तो एक फाइनाइट नंबर हुआ। तो जब n फाइनाइट नंबर होगा तो उस समय डेल्टा S की कोई ना कोई वैल्यू जरूर होगी, कुछ ना कुछ होगी। लेकिन आप जनरल हम मान लें कि n इक्वल टू 10, तो डेल्टा S मान लीजिए हमारे पास 100 हुए, ध्यान दीजिएगा। नहीं, इसका एरिया होगा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर सपोज करिए। ठीक है। अब हमने इसी के कितने कर दिए, 100। तो जब आप 100 कर देंगे तो एरिया बढ़ेगा कि घटेगा, एरिया और छोटा हो जाएगा। एरिया क्या हो जाएगा, यानी 10 के लिए 1 है तो इसके लिए कितना आ जाएगा, यानी कि आप इसमें एक तरीके से 0.1 सेंटीमीटर, यानी छोटा हो गया कि नहीं हो गया। पहले जब नंबर ऑफ n थे, यानी इस पूरे एरिया को हमने 10 पार्ट में डिवाइड किया तो 1 सेंटीमीटर है, 100 किया तो इतना आ गया, 1000 करेंगे तो एरिया और छोटा है। जैसे हम इंक्रीज करते चले जाएंगे और वो नंबर कितने इनफाइनाइट हो जाए, तो इनफाइनाइट के कंपेयर में एरिया कैसा हो जाएगा, एरिया इनफाइनाइट 10 से मल हो जाएगा, इन 10 से मल हो जाएगा, है ना। तो यानी इसका मतलब है एरिया कैसा हो जाएगा, टेंस टू जीरो, जीरो नहीं बोलेंगे यहाँ पर, टेंस टू जीरो, यानी अप्रोच करेगा वो जीरो की तरफ, लेकिन जीरो नहीं होगा। तो जब n इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी ये काउंटेबल नहीं है, तो उस जगह ये एरिया रिड्यूस होते होते कहां पर चला है, टेंस टू जीरो, यानी अप्रोचिंग कहां करेगा, टेंस टू जीरो की ओर करेगा। ठीक है। अब उस केस में हम क्या करेंगे, इसको कैसे लिखेंगे, तो इस केस में यहां पर आप लिमिट लगा दीजिए। तो लिमिट की कंडीशन कैसे हो जाएगी, इन दिस केस लिखेंगे, इन दिस केस और वो केस क्या है कि n टेंस टू इनफाइनाइट, देन इफ n टेंस टू इनफाइनाइट देन डेल्टा S टेंस टू जीरो, बट जीरो नहीं है, अप्रोचिंग करेगा टेंस टू, आप इक्वल टू जीरो नहीं बोलेंगे, डेल्टा S इक्वल टू जीरो नहीं बोलेंगे, अप्रोचिंग करेंगे या टेंस टू करेंगे उस जगह पर, तो हमारे लिए आ जाएगा लिमिट n इनफाइनाइट और डेल्टा S टेंस टू जीरो समेशन, यानी सिग्मा 1 n इक्वल टू 1 n a डॉट डेल्टा S I, और ये दोनों ऐसे। अब इसको हम इंटीग्रेशन में बदल देंगे और डबल इंटीग्रेशन लगा देंगे, क्योंकि एरिया के लिए x y है या y z या z x के अलाउंग भी हो सकता है। इसका वन डायमेंशन से हम स्टडी की बात बोल रहे हैं, dx हो सकता है, dy हो सकता है, या फिर dy dz हो सकता है, या dz dx होता है। अब उसकी जगह पे ये a आ जाएगा यहाँ पर, और कितना हो जाएगा
डी एस। क्लियर? ये तो हमारा किसके लिए था? ओपन के केस की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम क्लोज के लिए ले तो क्लोज के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? यहां पर ऐसे करेंगे, एस लगा देंगे, ये एस एरिया को इंडिकेट करेगा, ए यहां पर डॉट है ये, और ये हो जाएगा डी एस। तो ये हो जाएगा क्लोज, है ना? ये तो हो गया क्लोज के लिए, और ये किसके लिए? ओपन के लिए। तो ये इस तरीके से यहां पर हम यूज कर सकते हैं। क्लियर? और ये आप वेक्टर फील्ड है ये दोनों, क्योंकि पोजीशन भी यहाँ पर जो एक्स वाई एरिया बन रहा है वो भी कैसा है? वेक्टर फील्ड के फॉर्म में लिख रहे हैं, और जो हमने इसको यूज किया ये भी वेक्टर फॉर्म के। तो किसी वेक्टर फील्ड में एरिया कितना है? ds है, और उसके करस्पॉन्डिंग ये क्या निकल कर है? अब इसको हमने नाम दिया है फ्लक्स। तो जो ये एक रिजल्ट मिल रहा है, एक तो ये जो रिजल्ट हमें मिल रहा है ना? तो यू गेट रिजल्ट जो हमें मिलेगा वो कैसा मिलेगा? स्केलर मिलेगा दोनों के लिए। तो ये रिजल्ट कैसा होगा? स्केलर होगा। क्लियर है? रिजल्ट जो होगा वो स्केलर होगा। और रिजल्ट है क्या? ये फ्लक्स है। नॉर्मली जो भी आपको रिजल्ट यहाँ मिल रहा है वो क्या है? ये फ्लक्स है। ठीक है? तो आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है? थोड़ा सा इसमें और बताना है। अब देखिए इसमें जो हमने कहा कि रिजल्ट क्या बन रहा है, यहां पर देखिए रिजल्ट हम दिखा रहे हैं। रिजल्ट ये है कि ये क्या है? क्लोज के लिए भी हो सकता है और ओपन के लिए हो सकता है। अगर ओपन है तो आप ऐसे करेंगे, डबल ये लिखेंगे। ए जो आपने रिजल्ट निकाला है, ए रिजल्ट, ये ए निकाला है ना, ए की जगह पर आप क्या करें? वी पुट कर दें, वी कर दें, तो ये फ्लो ऑफ वाटर के लिए होगा। फ्लो ऑफ वाटर का मतलब ये हुआ है कि कोई ये मान लीजिए जाली है और इसमें छोटे छोटे छेद हैं, तो इसके अंदर से वाटर फ्लो करेगा कि नहीं करेगा? इससे वाटर फ्लो करेगा ना, तो उसका एरिया कितना है? मान लीजिए ds है, तो ये रिजल्ट आ जाएगा, फ्लो ऑफ वाटर का फ्लक्स आ जाएगा। अगर हम इसकी जगह पर a की जगह पर क्या लिख दें? b लिख दें, तो ये क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक फ्लक्स निकल कर आ जाएगा। इसको हम नाम देंगे मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। और अगर हम इसकी जगह पर B की जगह पर क्या यूज कर दें? B की जगह पर E यूज कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो जाएगा। तो हम इसको नाम देंगे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रोस्टैटिक फ्लक्स नाम दे सकते हैं। तो ये मेनली फ्लक्स है एक तरीके से, तभी हमने ऊपर हेडिंग में लिखा है इस सरफेस इंटीग्रल और ब्रैकेट में फ्लक्स लिखा है। क्लियर है? तो ये इसको जो है यहाँ पर ये सिग्निफिकेंट है, यानी फिजिकल, हमने फिजिक्स के लिए पढ़ा है ना इसको। भाई हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, आज भी फिजिक्स के स्टूडेंट स्टडी कर रहे हैं, तो कहाँ पर ये एप्लीकेबल? वैसे तो ये पूरा मैथमेटिकली डेरिवेटिव है, और मैथमेटिक्स हमने राइट किया, इंटीग्रेशन निकाल दिया डबल। लेकिन यहाँ पर यूज क्या है? यूज ये है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, या कोई वाटर या कोई लिक्विड या कोई भी लिक्विड या कोई गैस किसी एक पर्टिकुलर एरिया से फ्लो हो रहा है, उसके अंदर से जा रहा है, यानी उस एरिया के अंदर से होकर गुजर रहा है, तो उस कंडीशन में हम देखिए, अगर ये है तो मैक्सिमम गुजरेगा, ऐसे करेंगे तो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, और ऐसे कर देंगे तो इस वाटर तो फ्लो हो रहा है लेकिन इसके अंदर से होके नहीं जा रहा है। तो इसलिए फिजिकल इंटरप्रिटेशन में हम ये कह सकते हैं कि हम मैग्नेटिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल सकते हैं, या किसी लिक्विड का फ्लो भी निकाल सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आया होगा।